अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में मस्त कर रहे होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि हमें मालूम है हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है सर, वो है पीपीएससी फिजिक्स, एफपीएस फिजिक्स, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के टेस्ट और प्यास फेलोशिप की तैयारी के लिए। इसके लिए जो हम आज स्टार्ट करेंगे सर, मैक्सवेल इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैक्सवेल इक्वेशंस को 1870 में दिया गया। अच्छा, ये मैक्सवेल इक्वेशंस एक्चुअली 4 लॉज पर मुश्तमिल है। फर्स्ट है हमारे पास गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकंड है गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, थर्ड हमारे पास है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड फोर्थ है हमारे पास एम्पियर्स लॉ। इन मैक्सवेल इक्वेशंस की अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो पता चलता है ये जो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं एक्चुअली मैक्सवेल ने नहीं दी थी, बल्कि ये लॉज हैं जिन्हें गॉस, फैराडे और एम्पियर ने पेश किया था। लेटर मैक्सवेल ने इन पर थ्योरेटिकली काम किया था, जिनकी बुनियाद पर उसने इन लॉज को मैक्सवेल इक्वेशंस का नाम दिया। आफ्टर हिज डेथ, उसकी मौत के बाद ओलिवर हेविसाइड आया। उसने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एक सिमेट्री फाइंड की। इस सिमेट्री की बुनियाद पर उसने इन लॉज को या इन इक्वेशंस को जनरेट किया, जिन्हें हम आजकल पढ़ते हैं। तो सवाल पैदा होता है, मैक्सवेल का इन लॉज पर क्या काम था जिनकी बुनियाद पर इन लॉज को मैक्सवेल इक्वेशंस का नाम दिया गया। तो मैक्सवेल का काम देखते हैं, वर्क ऑफ मैक्सवेल। वो पहला इंसान था जिसने ये डिस्कवर किया कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है, और उसी शख्स ने ये डिस्कवर भी किया था कि जो लाइट है वो ट्रांसवर्स इन नेचर है, जैसा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ना कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं। फर्स्ट लॉ था हमारा गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखें सर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है चार्ज पर यूनिट एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू चार्ज है और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक और फार्मूला भी होता है जो होता है क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया एलिमेंट। अगर इनको कंपेयर करके देखें तो बनता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इस इक्वेशन के मुताबिक पता चलता है जिस रीजन में चार्ज होगा उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़रूर होगी। तो मैं लिख रहा हूँ कि इफ़ देयर इज चार्ज देयर मस्ट बी इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़रूर मौजूद होगी। या इस पॉइंट को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, इफ़ अगर किसी पॉइंट पर देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर किसी जगह किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो उसका मतलब ये होगा उस रीजन में एक्चुअली चार्ज होगा। देयर मस्ट बी चार्ज। क्यू मीन चार्ज। आप किसी भी सरफेस को उठा लें, इन एनी सरफेस, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है बाय गॉसेस लॉ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ चार्ज, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एप्सिलॉन नॉट के। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है डज नॉट डिपेंड ऑन शेप ऑफ ए बॉडी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बॉडी की शेप पर डिपेंड नहीं करता। ये पॉइंट पीपीएससी में आ चुका है, इसीलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। 2 स्फीयर्स हैं जिनका रेडियस है, एक का रेडियस है 10 सेंटीमीटर और दूसरी का है 20 सेंटीमीटर। वो कहता है अगर दोनों के पास सेम चार्ज हो, वो चार्ज हो फ़र्ज़ कर लें 5 कूलम का, तो बताएं किस स्फीयर से मोर फ्लक्स आउट गोइंग होगा, यानी कि मोर फ्लक्स किस स्फीयर से निकलेगा। तो इसका आंसर है हमारे पास सेम फ्लक्स निकलेगा दोनों स्फीयर से, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो डिपेंड करता है 2 चीज़ों पर, एक अमाउंट ऑफ चार्ज और दूसरा है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इस केस में जो अमाउंट ऑफ चार्ज है दोनों स्फीयर्स के पास वो है 5 कूलम का, तो इसका मतलब है चार्ज सेम है, इसीलिए आउटगोइंग फ्लक्स जो होगा वो भी सेम होगा।
देखें सर, जो चार्ज डेंसिटी का फार्मूला होता है वो होता है Q डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। और अगर स्मॉल चार्जेस हैं बहुत सारे तो लिखते हैं DQ डिवाइडेड बाई DV। तो DQ बनेगा हमारे पास, वो बनेगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल रो मल्टीप्लाइड बाई DV। अगर दोनों तरफ से इंटेग्रल ले लिया जाए तो वो वॉल्यूम इंटेग्रल होता है। तो उस केस में बनेगा Q इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटेग्रल इंटू रो DV, क्योंकि रो इस वॉल्यूम इंटेग्रल पर डिपेंड नहीं करती। तो ये रो बाहर आएगी तो बनेगा वॉल्यूम इंटेग्रल इंटू DV। इस चार्ज की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ तो बनेगा सरफेस इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया एलिमेंट इज इक्वल टू, अब इस चार्ज की जगह ये वैल्यू पुट करनी है, ये बनेगा रो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू वॉल्यूम इंटेग्रल ऑफ DV। अब इस इक्वेशन को कहते हैं हम लोग इंटेग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। देखें सर, अगर इसी इक्वेशन पर हम लोग डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो डाइवर्जेंस थ्योरम का ये काम होता है, डाइवर्जेंस थ्योरम उसका ये काम होता है कि ये चेंज कर देता है सरफेस इंटेग्रल को वॉल्यूम इंटेग्रल में। तो इस इक्वेशन नंबर 2 पर हम लोग ये थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने के बाद ये वॉल्यूम इंटेग्रल डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो एरिया है ये भी वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाता है, DV इंटू रो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम इंटेग्रल ऑफ DV। अब DV से DV कैंसल और वॉल्यूम इंटेग्रल से वॉल्यूम इंटेग्रल कैंसल, तो बचेगा डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस इक्वेशन को कहते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। ये चीज़ें इंटरव्यू में ड्राइव्ड कराई जाती हैं बाज़ों का, तो इसीलिए इनको आपने याद कर लेना है। अब इस इक्वेशन को यूं भी लिखा जाता है डेल डॉट E इंटू रो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये इक्वेशन नंबर 3 क्या बयान करती है? इस इक्वेशन के मुताबिक इफ़ रो इज़ ज़ीरो, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो गई ज़ीरो, तो इसका मतलब ये हुआ कि डाइवर्जेंस ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो होगा। देखें सर, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है? एक्चुअली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होती है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब ये है कि चार्ज जो है वो एक्चुअली ज़ीरो है। चार्ज ज़ीरो होने का मतलब ये है कि जहाँ पर चार्ज नहीं होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का निकलना नामुमकिन है। तो मैं लिख रहा हूँ डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर ज़ीरो होगा। जहाँ पर चार्ज नहीं होता वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी नहीं होता। तो आउट गोइंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि डाइवर्ज करना किसी रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड का निकलना होता है। किसी रीजन से जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकल रही होंगी तो उसका मतलब ये है उस रीजन में एक्चुअली चार्ज नहीं होगा। जहाँ पर चार्ज होगा वहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी मौजूद होगी। और ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ये MCQs में कई बार पूछे गए हैं। इस चीज़ को यूँ भी लिखा जाता है इफ फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो, जहाँ पर चार्ज नहीं होगा फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। अब है हमारे पास गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। देखें सर, मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला होता है B.A। अगर इसको इंटेग्रल फॉर्म में लिखा जाए तो बनता है मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटेग्रल ऑफ सरफेस इंटेग्रल ऑफ B.DA। अब क्लोज लूप में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो ज़ीरो होता है। क्लोज लूप के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स DA वो ज़ीरो के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि नो मोनोपोल एग्जिस्ट। इसका मतलब है मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। ये चीज़ क्या बयान करती है? इस चीज़ को कौन बयान करता है? इस चीज़ को बयान करता है गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। और ये चीज़ MCQs में कई बार पूछी गई है, PPSC में, NTS फिज़िक्स में, FPSC में, इसके अलावा डिफरेंट एग्जाम में। ये हुई हमारे पास इंटेग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। डाइवर्जेंस थ्योरम अगर इसी इक्वेशन नंबर 1 पर अप्लाई करते हैं तो उस के बाद क्या होता है? डाइवर्जेंस थ्योरम का काम ये होता है कि सरफेस इंटेग्रल को वॉल्यूम इंटेग्रल, ये सरफेस है ये वॉल्यूम में कन्वर्ट हो गई। डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
और ये जो एरिया है वो वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाता है, इज इक्वल टू 0। ये हुआ डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0, या डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0। ये हुआ डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ, डिफरेंशियल फॉर्म है। इस इक्वेशन का क्या मीनिंग है? इस इक्वेशन का मीनिंग ये है कि डाइवर्जेंस जो मैग्नेटिक फील्ड है उनका डाइवर्ज होना मुमकिन नहीं है, यानी कि नो मोनोपोल एग्जिस्ट। देखें सर, हमारे पास फ़र्ज़ कर लें एक बार मैग्नेटिक है, इसके दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ, दूसरा होता है साउथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से शुरू होती हैं और साउथ पर एंड हो जाती हैं। यहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरी और साउथ पर एंड हो गई। तो मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस होती हैं वो कन्फाइंड करती हैं, क्या करती हैं सर? कन्फाइंड द बार मैग्नेटिक। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक सिरे से शुरू होती हैं, दूसरे सिरे पर ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड आगे निकल नहीं पाती। यानी कि ये फ़र्ज़ कर लें हमारे पास एक पॉइंट है, एक रीजन है, इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो ज़ीरो होंगी। अगर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़ीरो हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़ीरो हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो फॉर्म क्लोज्ड पाथ बनाती हैं, क्लोज्ड पाथ। ये हुआ क्लोज्ड पाथ। ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सिमिलरली बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, बहुत सारी। फ़र्ज़ कर लें हमारे पास एक पोल है, हमारे पास फ़र्ज़ कर लें वो नॉर्थ पोल है। अगर इस बार मैग्नेटिक का एक पोल होता, अगर होता, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक नॉर्थ पोल से शुरू होती, वो एंड अप ना होती, वो फैल जाती, तो वहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो के बराबर ना होता अगर ये होता। लेकिन अगर इसी बार मैग्नेटिक को हम टुकड़ों टुकड़ों में कन्वर्ट करें तो इस बार मैग्नेटिक के खून का कतरा कतरा गवाही देगा कि इस बार मैग्नेटिक के अंदर दो पोल होंगे, एक होगा साउथ पोल और दूसरा होगा नॉर्थ पोल। तो इस बुनियाद पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से शुरू होंगी और साउथ पोल पर एंड होंगी। तो उस केस में डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो के बराबर होता है, और यही चीज़ गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म बयान करता है। तो हमने ये देखा कि डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो के बराबर, ये चीज़ नामुमकिन है, ये चीज़, क्योंकि एक पोल एग्जिस्ट नहीं करता। गॉसेस लॉ के मुताबिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। मोनो का मतलब होता है एक, पोल का मतलब होता है ये नॉर्थ पोल। अगर चार्ज में देखा जाए तो फ़र्ज़ कर लें पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती हैं वो एक पॉइंट से शुरू होती हैं, वो आउटवर्ड फैल जाती हैं। फ़र्ज़ कर लें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में फैल गई। अगर इस पॉइंट पर देखा जाए तो इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, वो वीक होंगी लेकिन मौजूद ज़रूर होंगी। तो उस केस में बनता है डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि वो इक्वल होता है रो ओवर एप्सिलॉन नॉट के बाय गॉसेस लॉ। तो हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक मोनोपोल है वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। तो याद रखें क्या है, मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। इसी पॉइंट को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, मैग्नेटिक मोनोपोल कैन नॉट एग्जिस्ट, लेकिन इलेक्ट्रिक मोनोपोल कैन एग्जिस्ट। देखें सर, इलेक्ट्रिक मोनोपोल एग्जिस्ट करता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास दो लॉज हो गए, एक गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा हुआ गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। बाकी दो लॉज रहते हैं, उन्हें हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।